हेलो स्टूडेंट्स, आज दूसरा दिन है बायोलॉजी का। हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बिहार सरकार आयोजित कर रही है, टीआरई 4 टीआरई 5, आप देखे होंगे कि नोटिफिकेशन की बात हो गई है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं और अभी हमारा बायोलॉजी सेक्शन चल रहा है। तो पहला दिन हम लोग 1 से 5 तक के प्रश्नों पे चर्चा किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रत्येक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस मॉड्यूल पे बना है और उससे संभावित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो उसी प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता यानी शरीर की जो इम्यूनिटी है रोग के अकॉर्डिंग, यानी जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है प्लेटिलेट्स, लिम्फोसाइट, आरबीसी, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो रक्त है, ब्लड है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वो संभावित प्रश्न इससे और भी आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक बूंद ब्लड की, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक बूंद ब्लड है या ये ब्लड। अब जान रहे हैं कि ब्लड में आरबीसी होते हैं, ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं और ब्लड के अंदर प्लेटिलेट्स होते हैं। ये तीन इसके सॉलिड पार्ट होते हैं और इसके लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा रहता है। लिक्विड फॉर्म में ये प्लाज्मा है। तो ये जो ब्लड है, ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक लिक्विड पार्ट, द्रव भाग, जिसमें प्लाज्मा को रखा गया है। प्लाज्मा मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ब्लड के दो पार्ट हैं, एक लिक्विड पार्ट है और एक सॉलिड पार्ट होते हैं। सॉलिड पार्ट, ठोस भाग। तो आप याद रखेंगे, ठोस भाग में जनरली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स को रखा गया है। तो ओवरऑल तीनों का अगर हम काम देखते हैं, ब्लड, अब जान रहे हैं कि ये एक तरल संयोजी ऊतक है। पहला ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, रक्त जो होते हैं वो तरल संयोजी ऊतक। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है, कैसा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है और इसका पीएच अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पीएच होता है इसका 7.4 क्षारीय। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, पीएच है 7.4। दो ऑब्जेक्टिव यहां हो गए ब्लड के लिए। ब्लड के दो भाग हैं, एक द्रव भाग और एक ठोस भाग। द्रव भाग में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में सबसे अधिक जो होते हैं वो पानी H2O होते हैं। सॉलिड भाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटिलेट्स हैं। आप जान रहे हैं कि हम आरबीसी पे बात करें, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त लाल होता है और हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए जरूरी होता है आयरन, लोहा। आप याद रखेंगे तो हमारे रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लोह तत्व। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। हमारे रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखेंगे लोह तत्व। ये आरबीसी की एक बात हो गई। हीमोग्लोबिन के कारण जो है आरबीसी लाल होते हैं या रक्त लाल होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें डब्ल्यूबीसी। तो हमारा मूल पॉइंट अभी डब्ल्यूबीसी पे टिका हुआ है। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी।
सोल्जर ऑफ द बॉडी, शरीर का सैनिक, इसको कहा जाता है शरीर का सैनिक, शरीर का सैनिक। तो WBC ही मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल्स हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले कोशिका होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले कोशिका हैं, कोशिका हैं। अब WBC तो ऑप्शन में यहां पे है नहीं, RBC है, WBC ऑप्शन में नहीं है। तो हम आगे देखते हैं WBC के और भी रूपों को विश्लेषण करते हैं। तो देखते हैं कि WBC में 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। WBC में 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। एक इसमें पाया जाता है मोनोसाइट, इसमें बेजोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और इशिनोफिल्स होते हैं, इशिनोफिल्स होते हैं। ये WBC की बात हो रही है। तो WBC में यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक T लिम्फोसाइट है और एक B लिम्फोसाइट होते हैं। तो मूल रूप से आप देखे होंगे कि जो HIV होते हैं या HIV के जो वायरस होते हैं वो लिम्फोसाइट के T लिम्फोसाइट पे अटैक करते हैं। तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लिम्फोसाइट WBC एक मूल रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले कोशिका होते हैं। और WBC के अंदर इतने सारे सेल्स हैं जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, ये सभी फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं, यानी जर्म्स को, पैथोजेंस को मारते हैं या उसको खा जाते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या हम कह सकते हैं कि उसको नष्ट करते हैं। इसमें लिम्फोसाइट, तो अब अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो प्लेटिलेट्स, लिम्फोसाइट, तो आपका फाइनल आंसर होगा लिम्फोसाइट। तो इस प्रश्न से जो संभावित ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं हम लोग चर्चा करते हैं, फिर ब्लड पे हम लोग विस्तृत चर्चा अलग से करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो फाइंड आउट हुआ है उस पर हम लोग एक बार फिर से नोटिस करें। तो एक देख रहे हैं कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो क्षारीय होती है। ब्लड के कितने भाग होते हैं, तो ब्लड के 2 भाग हैं, एक द्रव भाग और एक ठोस भाग। द्रव भाग में मूल रूप से कौन है, प्लाज्मा है, और इसी प्लाज्मा के अंदर ये सस्पेंडेड होते हैं, घुले होते हैं RBC, WBC और प्लेटिलेट्स। और प्लेटिलेट्स जो होते हैं ये रक्त का थक्का बनाने के लिए रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं, और ये मूलतः रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल्स होते हैं जो फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं, जर्म्स को, पैथोजेंस को मारने वाले। WBC की अगर हम मूल रूप से बात करते हैं तो WBC में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 तरह के सेल्स हैं। इसमें लिम्फोसाइट हमारे ऑप्शंस में है, लिम्फोसाइट। उसके अलावा हम याद रखेंगे WBC में सबसे अधिक क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स WBC में सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। बाकी ये सारे सेल्स फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं और WBC को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। प्लेटिलेट्स जो होते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए एट द पॉइंट ऑफ इंजुरी, जहाँ पे इंजुरी हो जाती है वहाँ पे ये थक्का बनाने के लिए, रक्त को जमाने के लिए, ब्लड बहे नहीं, रक्त लॉस नहीं हो, उसके लिए ये काम करते हैं। और प्लेटिलेट्स के लिए सहायक विटामिन जो होते हैं विटामिन K होते हैं। तो हम लोग ब्लड पे अलग से एक शॉर्ट वीडियो हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि उसे संभावित और भी प्रश्न आया जा सके। फिलहाल प्रश्न संख्या 6 जो है इसका फाइनल आंसर है लिम्फोसाइट। तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है हमारा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका यानी स्पोर मदर सेल्स की बात हो रही है, स्पोर मदर सेल्स की बात हो रही है और इसमें ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है। तो अगर हम प्लांट को देखें, थोड़ा सा प्लांट को हम अगर देखें तो ब्रायोफाइट
अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें, पादप जगत की बात करें, पादप जगत, पादप जगत, तो पादप जगत में एक कैटेगरी है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फैनरोगेम्स का। क्रिप्टोगेम्स और एक है फैनरोगेम्स का। फैनरोगेम्स का क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं फैनरो गेम्स की तुलना में बहुत सिंपल प्लांट होते हैं। क्रिप्टो गेम्स में 3 कैटेगरी है। एक है थैलोफाइटा का, आप इसको सीधे तौर पे अलगी लिख सकते हैं, शैवाल लिख सकते हैं, शैवाल। एक इसमें होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक होता है इसमें टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसमें अगर सबसे सिंपल प्लांट की हम बात करेंगे तो वो शैवाल है। शैवाल से डेवलप कर गया है। थोड़ा सा विकसित प्लांट आपको ब्रायोफाइटा में दिखेगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पादप जगत का उभयचर मतलब ये ऐसे जगहों पे पनपते हैं जहां पानी और स्थल दोनों होते हैं, यानी नम भूमि पे। ये नम भूमि पे पनपते हैं, नम भूमिये होते हैं। हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ये नम भूमिये होते हैं। नम भूमिये पादप, नम भूमिये पादप है। ब्रायोफाइट से डेवलप टेरिडोफाइट्स हैं, और टेरिडोफाइट्स के बाद की जो श्रेणी है फैनरोगेम्स में एक आते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। तो एक है जिम्नोस्पर्म और एक कैटेगरी है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा विकसित पादप है, सबसे ज्यादा विकसित होते हैं और फूल जनरली इसी में पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये पुष्पीय पादप है, ये पुष्प वाले पादप हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म अपुष्पीय पादप है, इसमें फूल नहीं पाया जाता, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो टेरिडोफाइट से डेवलप होते हैं जिम्नोस्पर्म और सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं एंजियोस्पर्म। पर हमारा सवाल है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। ब्रायोफाइट हम देख रहे हैं कि इसी कैटेगरी में यहीं पे है, यानी अलगी के बाद का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं या विकसित प्लांट में अलगी से थोड़ा विकसित होता है ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका की अगर हम बात करें, बीजाणु मातृ कोशिका की, तो इनके जो मातृ कोशिका होते हैं जनरली इसमें 2n सेट्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम कंप्लीट पाए जाते हैं। बाद में इसमें एक प्रक्रिया होती है मियोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमिट निर्माण की प्रक्रिया, या हम इसको बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिससे अगर सेल्स फॉर्म होते हैं 2 या 2, 4 फॉर्म मियोसिस से ये फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सभी एन फॉर्म करते हैं, हैप्लोइड फॉर्म करते हैं, जो आगे चल के युग्मक या गैमिट बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रायोफाइट्स में बीजाणु मातृ कोशिका क्या होता है? ऑप्शन से हमारे अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो याद रखेंगे अगुणित जनरली गैमिट्स के लिए होते हैं। आप देख ले यहाँ पे ये एन अगुणित है, ये एन अगुणित है, गैमिट के लिए है। तो ये युग्मक है, ये युग्मक है। तो ये युग्मक तो अगुणित होते हैं, याद कर लीजिए, युग्मक अगुणित होते हैं। दूसरा ये है कि ये बीजाणु मातृ कोशिका की बात हो रही है जिससे युग्मक बनेंगे। तो जनरली युग्मक बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो डिप्लॉइड फॉर्म में है, और ब्रायोफाइट्स चूंकि सिंपल प्लांट है तो इसमें ट्रिप्लॉइड कंडीशन की कोई बात ही नहीं होती है, अगुणित की कोई बात ही नहीं है। और ये ऑप्शन फाइनल हमारा आंसर है, द्विगुणित डिप्लॉइड फॉर्म, जिसमें मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड गैमिट फॉर्म होंगे।
तो ओवरऑल हमारा आंसर है बीजाणु मातृ कोशिका क्या है, तो द्विगुणित होते हैं। याद रखने के लिए कितने ऑब्जेक्टिव्स इसमें और भी हैं, तो देखें। एक याद रखेंगे कि क्रिप्टोगेम्स की कैटेगरी में अलगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है। अलगी जिसको हम शैवाल भी बोलते हैं, ये थैलस के रूप में पाए जाते हैं। सबसे सिंपल प्लांट की अगर बात की जाए तो शैवाल होते हैं, शैवाल से डेवलप होते हैं ब्रायोफाइट, लेकिन ये वैसे जगह पनपते हैं जहाँ पे नम भूमि होते हैं, इसीलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहा गया है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। और ये नम भूमिये होते हैं, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चौथा कि जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं पाया जाता और एंजियोस्पर्म जो होते हैं पुष्पीय पादप होते हैं। तो याद रखेंगे फूल पाए जाते हैं इसमें, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। कहने का मतलब है कि कोशिका के लिए ईंधन क्या होगा, इसके ईंधन क्या है, किस काम के लिए, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए। और आप जानते हैं कि कोशिका का जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। तो कोशिका का ऊर्जा या कोशिका जिस ऊर्जा का उपयोग करता है वो एटीपी का है। तो हम लोग एटीपी के लिए पहला ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं कि एटीपी को जैविक ऊर्जा कहा जाता है। जैविक ऊर्जा या एटीपी को जैविक ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल एनर्जी पहला ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे जो सेल्स हैं अपने ईंधन का प्रयोग करके जो ऊर्जा बनाते हैं वो ऊर्जा को एटीपी मॉलिक्यूल में वो संचित कर लेते हैं, एटीपी के मॉलिक्यूल में जमा रहता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे एटीपी के फॉर्म में ही हमारे सेल्स के अंदर ऊर्जा जमा होता है। तो अब सवाल ये है कि एटीपी बनने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो अगर हम कोशिका की बात करें तो आप देखे होंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसके जो ऊर्जा गृह होते हैं जहाँ पे ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखेंगे कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या आप इसको कह सकते हैं ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर प्लांट या पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अब याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। दूसरा ऊर्जा गृह नाम भी जनरली लिख दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण के लिए मुख्य रूप से ऑक्सीजन का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को वायवीय श्वसन स्थल कहा जाता है। याद रखेंगे वायवीय श्वसन स्थल या साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन स्थल। याद रखेंगे वायवीय श्वसन स्थल, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। वायवीय श्वसन स्थल ये ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, यानी वायवीय श्वसन यही हो, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें अहम रोल अदा करते हैं। वायवीय श्वसन स्थल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई। तो अब हमारी बॉडी में जनरली जो ग्लूकोज होते हैं, खासकर ग्लूकोज आसानी से ऊर्जा देते हैं, ग्लूकोज जल्दी टूट के, तो खाना पचने के बाद जो ग्लूकोज बनते हैं वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाते हैं। सेल्स में एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। याद कीजिएगा ग्लाइकोलिसिस से बनते हैं पायरुवेट, और पायरुवेट चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रयोग करने के बाद 3 तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक तो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है एटीपी, इसमें कुछ H2O बनते हैं
और CO2 उत्पन्न होते हैं, CO2। तो ये जो ATP है, ये ATP ही हमारा ऊर्जा है, बायोलॉजिकल एनर्जी है, और हमारा जो सेल्स होते हैं वो ATP का प्रयोग करते हैं। तो ATP बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मूल रूप से ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज को एक तरह से कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। हमारा कोशिका मूल रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। और इसकी मदद से वो ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ATP को हम लोग बायोलॉजिकल एनर्जी या जैविक ऊर्जा भी बोलते हैं। ATP के फॉर्म में हमारा एनर्जी जमा रहता है। अगर हम बात करें कि अगर एनर्जी हमारे बॉडी से खर्च होता है या हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और ये अगर लॉस हो रहा होता है, तो मान लीजिए कि इससे फॉस्फेट टूटता है, फॉस्फेट, और अगर ATP से एक फॉस्फेट टूटता है तो ATP ADP में बदल जाता है, एक रूप होता है इसका। और एक फॉस्फेट टूटने से लगभग, आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, 30.5 किलो जूल पर मोल इतना ऊर्जा मुक्त होता है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है एक फॉस्फेट के टूटने से। इस रूप में आप याद रखेंगे कि ATP से एक फॉस्फेट अगर टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल। और ATP ADP में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, ये डाइफॉस्फेट हो जाते हैं। तो ये फॉस्फेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ATP बनने के लिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसमें ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं हमारे एनर्जी के लिए एक मूल रूप होते हैं, जिसमें फॉस्फेट टूटते हैं और जुड़ते रहते हैं, फाइनली ये बनता रहता है। तो अगर एक फॉस्फेट टूटता है तो इतना एनर्जी रिलीज होता है एक फॉस्फेट के टूटने से, 30.5 किलो जूल पर मोल। तो ओवरऑल फिर हम लोग सवाल पे आते हैं और देखते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव हैं इसमें। तो नोटिस करते हैं, एक ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो हमेशा याद रखेंगे कोशिका मूल रूप से ग्लूकोज का ही इस्तेमाल करती है। बाकी मॉलिक्यूल्स को अलग अलग प्रोसेस से उसको लेना पड़ता है, लेकिन वो ग्लूकोज में बदल के ही उसको लेना होता है। वो ग्लूकोज का ही उपयोग कर पाती है, ग्लूकोज को ही ले पाती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा कि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा होते हैं वो ATP के फॉर्म में होते हैं। दूसरा और कोई ऊर्जा नहीं होता है, ATP के फॉर्म में होता है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो ATP को जैविक ऊर्जा बोलते हैं, क्योंकि ये जैव शरीर के अंदर बनता है, यानी सेल्स के अंदर बनता है। अगर हम एक सेल्स की बात कर रहे थे तो सेल्स के अंदर भी मूल रूप से यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसी को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा गृह कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग करता है, इसलिए ये वायवीय श्वसन स्थल है। और फाइनली ये, तो ऑब्जेक्टिव्स कितने हो गए? कोशिकीय ईंधन, ग्लूकोज हो गए, सेल्स के अंदर जो एनर्जी है ATP को जैविक ऊर्जा बोलते हैं, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गए। चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। छठा, वायवीय श्वसन स्थल कहा जाता है। सातवां, और एक ATP से एक फॉस्फेट अगर टूटता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, सातवां। और तो आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे विशेषता। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 8 का हमारा आंसर होगा फाइनली बी, ग्लूकोज। देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, प्रोटीन बनने की सूचना देता है? आप लोगों को याद होगा हमारा पहला क्लास में हम देखे थे कि यहाँ पे डीएनए लिखा जा रहा है। तो मान लीजिए कि हम एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इसका ये 5 एंड है, 3 एंड है, और इसका दूसरा स्ट्रैंड, डीएनए का ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। और इस डीएनए में एक भाग होता है जो फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल, हम आपको बताए थे कि इसमें एक फंक्शनल पार्ट होते हैं, डीएनए के एक फंक्शनल पार्ट होते हैं। तो मान लीजिए ये वाला भाग, इसका डीएनए का ये वाला भाग जो है वो क्रियात्मक भाग है, क्रियात्मक भाग। तो आपको पता है कि क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, जीन कहलाता है। और हम आपको लिखाए हुए हैं कि जीन को आनुवंशिकी का इकाई कहा जाता है। जीन को आनुवंशिकता
की इकाई कहा जाता है, की इकाई कहा जाता है जीन को। और जीन एक डीएनए का छोटा टुकड़ा होता है, आप पहले वाले क्लास को देख सकते हैं। जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है और जीन एक्चुअली यही अपनी क्वालिटी को, पेरेंटल कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। और जीन से बनने वाले जो प्रोटीन होते हैं, जीन से बनने वाले जो प्रोटीन होते हैं, वो एक प्रोटीन एक्चुअली में गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं। और यही क्वालिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में दिखते हैं, दूसरे पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं या दिखते हैं। तो जीन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन ही गुण होता है और वही गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करता रहता है। इसीलिए जीन को कहा गया है आनुवांशिकता की इकाई। और जीन डीएनए का एक क्रियात्मक भाग होता है और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन गुण होते हैं। तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जीन, क्योंकि सारे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होता है। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होते हैं जीन, वही अपने क्वालिटी को प्रोटीन के रूप में बनाते हैं। यानी हमारे बॉडी में जितने भी गुण हैं उसके लिए उतना प्रोटीन है और उतना जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीन ही आनुवांशिकता की इकाई है और वही हमारे बॉडी में हमारे गुण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो गुण किस रूप में बनता है, तो प्रोटीन के रूप में बनता है। तो फाइनली हमारा आंसर हो रहा है जीन, ऑप्शन नंबर सी। तो अब प्रश्न संख्या 9 में कितने ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट हो रहे हैं उस पर नोटिस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए दो फीते के होते हैं और दोनों फीता एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों फीता एक दूसरे के पूरक होते हैं, पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा कि डीएनए के जो क्रियात्मक भाग होते हैं वो जीन कहलाते हैं, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा कि जीन जो होते हैं वो अपना आनुवांशिक सूचना प्रोटीन के रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मूव करते हैं, वो प्रोटीन के फॉर्म में भेजते हैं। जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है 4। तो यहां से 4 ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और इस पे विस्तृत और भी क्लासेस हम देंगे। तो फाइनली देखते हैं हम लोग अपने नए प्रश्न को। प्रश्न संख्या है 10 कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप क्या होता है। तो सबसे पहले एक वर्ड हम लोग देखते हैं, ग्लाइको। ग्लाइको ग्लाइको का सिंपल रूप आप समझ सकते हैं या एक नाम हम लिख दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। तो ग्लाइको के लिए एक वर्ड याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। फिर बात करते हैं आगे कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में, मानव शरीर के यकृत यानी लीवर और दूसरा है मसल्स, इसमें संधारित यानी जमा होने वाले स्टोर्ड ग्लाइकोजेन। तो अब यहां पे वर्ड देखिए क्या है, ग्लाइकोजेन। तो ये हो गया ग्लाइको और जेन का मतलब हो गया उत्पादन करना। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, आप इसको ग्लूकोज समझ सकते हैं, और जेन का मतलब होता है उत्पादन करना। जेन का मतलब होता है टू जनरेट यानी उत्पादन, और ग्लाइको का मतलब आप देख चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट लिखा है। कार्बोहाइड्रेट का आप छोटा रूप ग्लूकोज समझ लीजिए। तो आप कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइको को ग्लूकोज के रूप में समझ लीजिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन, या हम अभी आपको बोले हैं कि सिंपल रूप याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का। मूल रूप से कोशिका ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का उत्पादन यानी हमारी बॉडी में ऊर्जा बनने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और ग्लूकोज जो होते हैं जनरली बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद, डेली यूज़ के बाद जो भी रेस्ट बच जाते हैं वो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा हो जाता है हमारे लीवर या मांसपेशी में। तो हमारे लीवर, हमारा जो लीवर होते हैं या मांसपेशी होते हैं, खासकर लीवर में जो है हमारा रिजर्व फूड मटेरियल, संचित खाद्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल यानी संचित खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो ग्लाइकोजेन होते हैं। ग्लाइकोजेन होते हैं। प्लांट के लिए ये ग्लाइकोजेन
तो नहीं होते हैं, प्लांट में स्टार्च होते हैं। प्लांट के लिए जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं स्टार्च होते हैं, लेकिन एनिमल के लिए ग्लाइकोजेन होते हैं। अब ग्लाइकोजेन क्या है, तो आप देख सकते हैं ग्लाइकोजेन का यहाँ पे मीनिंग हम लिखे, ग्लाइकोजेन आप कार्बोहाइड्रेट समझे या ग्लूकोज समझे, जेन का मतलब जनरेट करना, यानी आवश्यकता पड़ने पे जब हमारे सेल्स को और भी ग्लूकोज चाहिए होगा तो जो हमारे लीवर या मसल्स में स्टोर्ड रहते हैं, यानी हमारा जो संचित खाद्य पदार्थ होते हैं लीवर या मसल्स में ग्लाइकोजेन, वो ग्लाइकोजेन टूटते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और ग्लूकोज सेल्स में जाते हैं। और आप देख चुके हैं, आगे पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले प्रश्न में कि एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, और एटीपी हमारे शरीर का बायोलॉजिकल एनर्जी है, इसी से हमारा सेल्स परफॉर्म करता है। तो हमारा फाइनल आंसर, मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप क्या होता है, तो आप याद रखेंगे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ग्लाइकोजेन पॉलीसेकेराइड्स का। पॉलीसेकेराइड्स सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ग्लूकोज का। पॉलीसेकेराइड्स ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है या कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करें कि ये जटिल होते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोजेन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लाइकोजेन जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और यही टूटकर हमें ग्लूकोज देते हैं, टूटते रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं, एक होते हैं मोनोसेक्राइड सबसे सिंपल, एक होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और एक होते हैं पॉलीसेक्राइड्स सबसे कॉम्प्लेक्स। पॉलीसेक्राइड्स ये सबसे जटिल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड ये सबसे जटिल रूप होते हैं पॉलीसेक्राइड। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लाइकोजेन, ये कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल रूप है, कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट के जटिल रूप का नाम दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के जटिल रूप का नाम दिया जाता है पॉलीसेक्राइड्स। तो हमारे पास फाइनल आंसर है पॉलीसेक्राइड्स का। अब प्रश्न संख्या 10 में देखिए कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एक कि मानव शरीर का यकृत या मांसपेशी, मूल रूप से आप रिजर्व फूड मटेरियल के लिए याद रखेंगे यकृत, हमारे यकृत में जमा होता है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन एक तरह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट के रूप की बात करें तो रूप में इसका एक मोनोसेक्राइड सबसे सिंपल होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और पॉलीसेक्राइड सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो चूंकि ग्लाइकोजेन भी जटिल कार्बोहाइड्रेट है तो ये एक तरह से पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर है पॉलीसेक्राइड्स। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक प्रश्न से, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।